हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल इंदू ऑफिशियल। आज जूलॉजी की सीरीज में हमारा चैप्टर है जैविक अणु। इसमें मैंने आपके लिए 50 MCQ रखे हैं, आप भी इनको मेरे साथ साथ सॉल्व करिएगा। पहला है क्रिस्टली विलयन में विलेय कण। जो कण क्रिस्टली विलयन में विलेय हो जाते हैं वो कौन से हैं? पहला ऑप्शन है आपका 0.001 माइक्रोन से बड़े होते हैं, अणु हैं, या 0.001 माइक्रोन से बड़े आयन हैं या अणु समूह हैं, या फिर 0.001 माइक्रोन तक अणु या आयन। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। 0.001 माइक्रोन तक अणु या फिर जो आयन होते हैं वो क्रिस्टली विलयन में विलेय होते हैं। अगला है कितने तत्व जीव पदार्थों के संयोजन में भाग लेते हैं? तो लगभग कितने तत्व भाग लेते हैं? 20, 30, 40 या 50। तो लगभग 30 तत्व है जो जीव पदार्थ के संयोजन में भाग लेते हैं। अगला है कौन से तत्व भार में जीवद्रव्य पदार्थ का लगभग 96% बनाते हैं? तो वो कौन से तत्व होते हैं? वो होते हैं आपके HONC, मतलब हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन। जीव पदार्थ का लगभग 96% बनाते हैं। इनमें से कौन सा तत्व जीवों के लिए लघु मात्री अल्प तत्व नहीं है? तो मैग्नीज है, जिंक है, मोलिब्डेनम या मैग्नीशियम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मैग्नीशियम। इनमें से किस समूह के तत्व सजीव पदार्थों में उपस्थित प्रत्येक अणु के संयोजन में भाग लेते हैं? तो ऑप्शन है आपका कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, या ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन। तो इसमें आ जाएगा आपका CHO। तो ये जो समूह है, CHO का जो समूह है, ये जीव पदार्थों में उपस्थित प्रत्येक अणु के संयोजन में भाग लेता है। नेक्स्ट है इनमें से किस तत्व के परमाणु कार्बनिक अणुओं के रेखीय या चक्रीय अवलंबन ढांचे बनाते हैं? तो परमाणु कार्बन अणुओं के रेखीय या चक्रीय अवलंबन जो ढांचे बनाएंगे वो होते हैं आपके कार्बन। नेक्स्ट है अमीनो अम्ल, प्रोटीन तथा यूरिया के अणु में उपस्थित नाइट्रोजनिक क्रियात्मक समूह कौन सा होता है? जिसमें तो ये नाइट्रोजनिक क्रियात्मक समूह होता है आपका NH2। एक सजीव तथा एक मृत और सूखी हुई कोशिकाओं में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा होता है? तो ऑप्शन है आपके जल या प्रोटीन, प्रोटीन्स व कार्बोहाइड्रेट, जल व कार्बोहाइड्रेट, या जल व लिपिड्स। तो जो आपकी सूखी कोशिकाएं होती हैं और जो मृत कोशिकाएं होती हैं जो इसमें पाया जाता है वो होते हैं जल और प्रोटीन्स। नेक्स्ट है जैविक अणु के बहुलीकरण में मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे। पहला लिखा है देखिए, अनेक विभिन्न श्रेणियों में छोटे अणु अनियमित गुच्छों से जुड़ जाते हैं। सेकेंड है एक ही श्रेणी के विभिन्न प्रकार के अणु एक दूसरे के पीछे जुड़कर रेखीय वृत्ताणु बनाते हैं, या विभिन्न श्रेणियों के विभिन्न प्रकार के अणु रेखीय श्रृंखलाओं से जुड़कर रेखीय वृत्ताणु बनाते हैं, या विभिन्न श्रेणियों के वृत्ताणु परस्पर जुड़कर बहुआण्विक संरचना बनाते हैं। तो जो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। इसमें लिखा है देखिए, एक ही श्रेणी के विभिन्न प्रकार के अणु एक दूसरे के पीछे जुड़कर रेखीय वृत्ताणु बनाते हैं, जो कि जैविक अणुओं के बहुलीकरण में ये होता है आपका। नेक्स्ट है पृथ्वी पर जैविक कार्बनिक अणुओं में सबसे अधिक संख्या किस श्रेणी के पदार्थ के अणुओं की होती है? तो किस श्रेणी के पदार्थ के अणुओं की होती है? ऑप्शन में जाएंगे प्रोटीन, लिपिड्स, जल या कार्बोहाइड्रेट। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स है इसकी ही सबसे ज़्यादा होती है। मानव आहार के प्रमुख घटक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या लिपिड। तो मानव आहार का प्रमुख घटक भी कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट है आपका। समस्त जीवों के लिए सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत ऑप्शन में है न्यूक्लिक अम्ल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स या लिपिड। तो समस्त जीवों के लिए जो कार्बोहाइड्रेट, समस्त जीवों के लिए सौर ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है, जो सौर ऊर्जा प्राप्त होती है आपके यहाँ, सौर ऊर्जा का स्रोत तो सूर्य का प्रकाश है। यहाँ सौर ऊर्जा नहीं होगा, थोड़ी गड़बड़ हो गई है। यहाँ पे होगा आपका जैव ऊर्जा। यहाँ पे क्या होना चाहिए था? जैव ऊर्जा। जो जैव ऊर्जा का, इसको सौर नहीं है, ये जैव है, ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। तो जो जैव ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है वो हो जाएंगे आपके कार्बोहाइड्रेट। सौर ऊर्जा का तो सूर्य का प्रकाश होगा, ठीक। समस्त जीवों के लिए कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण मूलत है, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट्स का संश्लेषण करती है वो कौन करती है? सभी पादप कोशिकाएं, सभी जंतु कोशिकाएं, सभी जीवाणु या क्लोरोफिल युक्त पादप कोशिकाएं। तो समस्त जीवों के लिए जो कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती हैं वो होती है आपकी क्लोरोफिल युक्त पादप कोशिकाएं। सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा जो होती है वो होती है आपकी फ्रक्टोज। ऑप्शन में था ग्लूकोज, सैकरीन, राइबोसोम या फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज हमारा सबसे मीठी शर्करा होती है। समस्त जीव कार्बनिक जैव ऊर्जा के लिए किस ईंधन पदार्थ का जारण करते हैं? तो जितने भी जीव कोशिकाएं होती हैं वो जैव ऊर्जा के लिए जो पदार्थ लेती हैं वो होती है आपकी ग्लूकोज। अगला है आनुवांशिक पदार्थ के संयोजन में भाग लेने वाले शर्करा अणु में कार्बन अणुओं की संख्या कितनी होती है? तो आनुवांशिक पदार्थ के जो संयोजन में भाग लेते हैं उन शर्करा अणु में जो कार्बन के परमाणु होते हैं वो कितने होते हैं? आपके 5 होते हैं। बहुलीकरण में मोनोसैकेराइड्स के अणु किस बंध द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं? ऑप्शन में है आपका ग्लाइकोसाइडिक बंध, एस्टर बंध, लैक्टोज या सुक्रोज। तो बहुलीकरण में जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं इनके अणु ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं।
इनमें से कौन सा पदार्थ डाइसैकेराइड्स नहीं है? सारे के सारे पदार्थ आपके डाइसैकेराइड्स है। कौन कौन से? देखिए, माल्टोज भी डाइसैकेराइड्स है, लैक्टोज, सुक्रोज, ये तीनों ही डाइसैकेराइड्स है। तो जो मैनोज है ये डाइसैकेराइड नहीं है। नेक्स्ट है, एक ग्लूकोज के तथा एक गैलेक्टोज के अणुओं में ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा जुड़ने से किसका अणु बनता है? तो एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज जब जुड़ेगा तो कौन सा बंध बनेगा आपका? लैक्टोज बनता है। स्तनियों के दूध में पाई जाने वाली शर्करा, तो जो स्तनियों के दूध में पाई जाती है, ऑप्शन है सुक्रोज, ग्लूकोज, लैक्टोज या फ्रक्टोज। तो स्तनियों के दूध में क्या मिलता है आपको? लैक्टोज मिलता है। मानव में सबसे अधिक उपयोग में आने वाली शर्करा, ऑप्शन में है ग्लूकोज, माल्टोज, लैक्टोज या सुक्रोज। तो मानव जो सबसे अधिक यूज़ करता है वो किसका यूज़ करता है? सुक्रोज का। किसके अणु पॉलीसैकेराइड की एकल की इकाइयाँ होते हैं? नंबर 1 है आपका मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड या पंचकार्बन शर्करा। तो किसके अणु होते हैं? ये होते हैं आपके मोनोसैकेराइड्स के। नेक्स्ट है, ओलिगोसैकेराइड से बना ग्लाइकोलिस कोशिकाओं में कहाँ पाया जाता है? तो ये कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन है साइटोसोल में, कोशिका कला के बाहरी सतह पर, कोशिका कला की भीतरी सतह पर या केंद्रक की सतह पर। तो ये कहाँ मिलता है आपको? कोशिका कला की बाहरी सतह पर। ग्लाइकांस किसे कहते हैं? जो ग्लाइकांस होते हैं आपके प्रोटीन्स को कहते हैं, या ओलिगोसैकेराइड्स को, या पॉलीसैकेराइड को, या फिर डाइसैकेराइड्स को। जो ग्लाइकांस होते हैं वो क्या होते हैं आपके? पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। इनमें से कौन सा पदार्थ होमोपॉलीसैकेराइड्स नहीं है? तो देखिए, मंड, काइटिन और एगार, ये तीनों के तीनों आपके होमोपॉलीसैकेराइड्स हैं। तो जो एक सेलुलोज, सॉरी, मंड, काइटिन और जो सेलुलोज है ये आपके होमोसैकेराइड्स है। सिर्फ एगार ही बचा जो होमोसैकेराइड्स नहीं है। नेक्स्ट है, कौन सा पॉलीसैकेराइड आरक्षित ईंधन या ऊर्जा का काम करता है? तो आरक्षित ईंधन या ऊर्जा का काम कौन करता है आपका? ग्लाइकोजन भी आरक्षित ईंधन है, मंड भी है और डेक्स्ट्रॉन भी। तो इनमें से ये सभी आएगा ऑप्शन में। नेक्स्ट है, जंतुओं के लिए कौन पॉलीसैकेराइड आरक्षित ईंधन का काम करता है? यहाँ पे तो क्या था आपका, कौन सी पॉलीसैकेराइड टोटल मिला के आरक्षित ईंधन का काम करती है, यानी कि जंतु और पौधे दोनों में। लेकिन नेक्स्ट में पूछा है कि जंतुओं के लिए आरक्षित ईंधन का काम कौन करता है? ऑप्शन है मंड, सेलुलोज, ग्लाइकोजन या डेक्स्ट्रॉन्स। तो कौन करेगा? ग्लाइकोजन काम करेगा जंतुओं के लिए। ठीक है। हमारे शरीर में शरीर की समस्त कोशिकाओं के उपयोग के लिए ग्लाइकोजन का संचय कहाँ होता है? तो जो ग्लाइकोजन का संचय है वो किस में हो जाएगा आपका? यकृत में हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन से समूह के सारे पॉलीसैकेराइड्स हो गए? पॉलीसैकेराइड संरचनात्मक नहीं होते हैं। तो जो समूह दिया आपको, पहला दिया आपका सेलुलोज, काइटिन, डेक्स्ट्रोज, काइटिन, हेमीसेलुलोज, हिपेरिन, हाइलुरोटीन, केरेटिन, सल्फेट और काइटिन। तो जो ऑप्शन है इसके अकॉर्डिंग जाएंगे हम। इसमें क्या लिखा है? इनमें से कौन से समूह में सारे पॉलीसैकेराइड संरचनात्मक नहीं होते हैं? तो काइटिन, हेमीसेलुलोज और हिपेरिन ये संरचनात्मक नहीं होते हैं। रुई, जूट, सन आदि के खिंचाव में सहने की जो शक्ति, जो रुई, जूट और सन खिंच जाता है वो किसके कारण खिंचता है? तो वो खिंचता है आपका सेलुलोज के कारण। नेक्स्ट है, काइटिन मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो काइटिन कहाँ पाया जाएगा? स्तनों की त्वचा में तो होगा नहीं, पेड़ों की छाल में होता नहीं है, मछलियों के अंतर कंकाल में होता नहीं है। तो क्या बचा? कीटों और आर्थ्रोपोडा जंतुओं के बाह्य कंकाल में क्या मिलता है? काइटिन मिलता है। नेक्स्ट है, मोम, कोलेस्ट्रॉल तथा प्राकृतिक रबड़ किस श्रेणी के पदार्थ हैं? तो ऑप्शन है आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड या वसाएं। तो किस श्रेणी के पदार्थ हैं? ये लिपिड्स के हैं। नेक्स्ट, इनमें से ऑक्सीजन के परमाणु सबसे कम किस में होते हैं? मतलब सबसे कम ऑक्सीजन के परमाणु किस में होते हैं? ऑप्शन में प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट या न्यूक्लिक अम्ल। तो किस में होंगे? लिपिड्स आ जाएगा। नेक्स्ट है, वसी अम्लों के अणुओं में क्रियात्मक समूह। तो जो वसी अम्ल होते हैं उनका क्रियात्मक समूह होता है CH3COOH। नेक्स्ट है, स्तनियों के लिए तात्विक वसी अम्ल कौन से हैं? जो स्तनियों के लिए तात्विक वसी अम्ल है आपका लाइकोलिक और लाइकोलिनिक, ये होते हैं स्तनियों के तात्विक वसी अम्ल। वसी अम्लों में अणुओं के जल आरक्षित अथवा जलरागी समूह कौन सा होता है? तो जल आरक्षित और जो जलरागी समूह है वो क्या है? COOH है। सरल वसा के अणु को क्या कहते हैं? सरल वसा के अणु को ट्राइग्लिसराइड भी कहते हैं, डाइहाइड्रिक अल्कोहल भी कहते हैं, ट्राई एसिल ग्लिसरॉल नहीं कहते हैं। तो इनमें से दो वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामान्य वसा के अणुओं के संश्लेषण में कौन सा रासायनिक बंध होते हैं? तो सामान्य वसा के अणुओं के संश्लेषण में जो बंध होते हैं उसे कहते हैं एस्टर बॉन्ड। सामान्य वसा के एक अणु के संश्लेषण में जल के कितने अणु मुक्त होते हैं? तो जल के कितने अणु मुक्त हो जाएंगे? इसमें 3 अणु मुक्त हो जाएंगे। इनमें से पाचन में अपेक्षाकृत अधिक और कठोर वसा कौन सी है? कौन सी ऐसी वसा है जो बहुत ही मतलब जिसको पचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है? तो पहला ऑप्शन है सोयाबीन का तेल, सूरजमुखी का तेल, सरसों का तेल या घी। तो वो वसा है आपकी घी। इनमें से किसके जान में सामान्य से दोगुनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो किस में होती है? पहला ऑप्शन है ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, वसा या फैक्टोज। तो उसका ऑप्शन आ जाएगा आपका वसा। आरक्षित भोजन के रूप में वसा का भंडारण शरीर में कहाँ होता है? तो आरक्षित भोजन के रूप में वसा का जो भंडारण होता है वो शरीर में वसा ऊतकों में होता है।
यदि 75 किलोग्राम के भार के व्यक्ति में सामान्य शरीर में सामान्यतः कितनी वसा संचित होती है? तो 5 किलोग्राम संचित होती है। नेक्स्ट है बल्बर किस में पाया जाता है? मेंढक में, छिपकली में, हाथी में या मछली में? तो जो बल्बर होता है वो किस में होता है? हाथी में होता है। मधुमक्खी का छत्ता किस पदार्थ का बना होता है? ऑप्शन है आपका सेलुलोज, काइटिन या कार्क या मोम। तो किसका बना होता है? ये मोम का बना होता है। कोशिकाओं में फास्फोलिपिड की मुख्य भूमिका किस में होती है? तो जो कोशिकाओं में है फास्फोलिपिड की मुख्य भूमिका जीव कला की मूल संरचना में ही होती है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा पदार्थ व्युत्पन्न लिपिड नहीं है? ऑप्शन है कोलेस्ट्रॉल, विटामिन ए, नर हार्मोन, सेफेलिन। तो जो व्युत्पन्न लिपिड नहीं है वो है आपका सेफेलिन। नेक्स्ट है आइसोप्रीन अणु में कार्बन परमाणु की संख्या। तो आइसोप्रीन अणु में जो कार्बन होते हैं वो कितने होते हैं आपके? 5 होते हैं। जैविक अणु में सबसे अधिक अलंकृत अणु किसका होता है? तो सबसे अधिक जो अलंकृत अणु होता है वो होता है आपका कोलेस्ट्रॉल। हमारे रुधिरदाब जनित रोगों से किस कार्बनिक पदार्थ का संबंध है? तो किस कार्बनिक पदार्थ का है? कोलेस्ट्रॉल का है। तो ये मैंने थोड़ा तेज़ी से पढ़ाया है आपको, 50 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, आप लोग इनको देख लीजिएगा, अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको जैविक अणु के ही 50 क्वेश्चन और बताऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू।